हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके अंतर्गत अपन देख रहे थे किरचॉफ लॉ, और किरचॉफ लॉ के अंदर अपन यूज देख रहे थे। किरचॉफ लॉ के यूज क्या क्या हैं, तो उसके अंदर अपन पहला यूज जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेज में कि सर्किट एनालिसिस देख रहे थे। सर्किट एनालिसिस, और उसके अंदर अपन ने देखा था नोड या जंक्शन एनालिसिस। नोड या जंक्शन एनालिसिस, और ये एनालिसिस कब यूज में ले रहे थे अपन कि जब अपने को नोड के बीच में केवल वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, तो उस स्थिति में अपन किरचॉफ लॉ की सहायता से जो नोड या जंक्शन एनालिसिस मेथड है उसकी सहायता से अपन नोड्स के मध्य में वोल्टेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट है नोड एनालिसिस के बाद में है लूप एनालिसिस। लूप या मेश एनालिसिस, क्योंकि किरचॉफ का सेकंड नियम यही था जो लूप के ऊपर आधारित था, वोल्टेज नियम था वो लूप के ऊपर आधारित था, तो लूप एनालिसिस के रूप में अपन देखेंगे। अब लूप एनालिसिस में अपन करेंगे क्या कि अगर अपने को करंट कैलकुलेट करनी है, ध्यान रखना है अगर नोड के बीच में वोल्टेज कैलकुलेट करनी थी तो अपन नोड या जंक्शन एनालिसिस का यूज करेंगे जो कि किरचॉफ के फर्स्ट नियम पे आधारित था। लेकिन यहाँ पे अपन क्या याद करना चाहते हैं, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस स्थिति में अपने को लूप एनालिसिस का यूज करना होगा। अब लूप एनालिसिस का यूज करेंगे तो नाम है लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी अपने पास में नेटवर्क दिया गया है उसके अंदर सबसे पहले तो लूप डिसाइड करेंगे कि अलग अलग लूप बनाएंगे, और लूप बनाएंगे तो उन लूप में करंट की डायरेक्शन है वो भी अपने को डिसाइड करनी होगी। तो इस लूप एनालिसिस को समझने के लिए अपन एक नेटवर्क एग्जांपल ले लेते हैं। एक नेटवर्क है अपने पास में जिसमें अलग अलग इम्पीडेंस है वो लगी हुई है। तो एक सिंपल सा नेटवर्क बना लेते हैं। इसके अलावा एक सोर्स लगा देते हैं। सोर्स है ई। इसके अलावा इम्पीडेंस अपने पास में अलग अलग इम्पीडेंस लगी हुई है। तो जो इम्पीडेंस है नाम दे देता हूँ Z1, Z2, Z3, Z4, Z5। तो अपन एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। चाहे तो अपन सर्किट के अंदर या जो नेटवर्क है उसके अंदर लोड रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस होती जाएगी अपने पास में। तो अपना लूप एनालिसिस में सबसे पहला काम क्या है, लूप डिसाइड करना। तो यहाँ पे अपन देखें तो अपन 3 लूप मान सकते हैं। ये अपना फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप और ये थर्ड लूप। अपन चाहें तो किन्हीं 2 लूप को मिलाकर एक लूप भी बना सकते हैं, लेकिन उससे कोई निष्कर्ष तो फायदा तो होगा नहीं, तो अपन अलग अलग लूप ही मानते हुए चल रहे हैं। अब इन लूप के अंदर अपने को करंट की डायरेक्शन है वो डिसाइड करनी है। तो करंट की डायरेक्शन मैं मान लेता हूँ कि जो पहला लूप है उसमें I1 करंट है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। जो सेकंड लूप है उसमें I2 करंट है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। और जो थर्ड लूप है उसमें I3 करंट फ्लो हो रही है, जिसकी डायरेक्शन ये वाली है। तो ये अपने 3 लूप डिसाइड हो चुके हैं। लूप के नाम मैं नीचे लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये फर्स्ट लूप है, ये सेकेंड लूप है और ये थर्ड लूप है। तो इन तीनों लूप में करंट की डायरेक्शन अपनी डिसाइड हो चुकी है। अब अपने को करना क्या है कि हर लूप के अंदर जो किरचॉफ का सेकंड नियम है या जो किरचॉफ का वोल्टा नियम है वो अप्लाई करना है। तो किरचॉफ का सेकंड नियम या वोल्टा नियम क्या कहता है कि अगर किसी लूप में धारा की निश्चित दिशा में चलते जाएं तो टोटल वोल्टाओं का योग क्या होगा, वो 0 होगा। तो ये नियम है, तो ये नियम अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए अपने को कुछ करंट की डायरेक्शन वगैरह के अकॉर्डिंग करंट और मान लेते हैं। अपन देखें यहाँ पे नोड की बात करें, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये मान सकते हैं। तो I1 करंट यहाँ आ रही है, I2 करंट आगे इधर चली गई। तो अपन जो Z3 इम्पीडेंस है उस Z3 इम्पीडेंस में करंट की बात करना चाहें तो Z3 में जो करंट होगी वो होगी I1 माइनस I2।
इस वाले जंक्शन के ऊपर, क्योंकि जो किरचॉफ का पहला नियम है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं अपन करंट लॉ के आधार पे कि इस जंक्शन पे या Z3 इंपीडेंस पे जो करंट होगी वो I1 माइनस I2, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी ऊपर से नीचे की तरफ। सेम ऐसे ही इस वाले नोड के ऊपर देखें, इस वाले नोड के ऊपर करंट I2 करंट इनकमिंग करंट है, I3 करंट इधर चली गई, तो जो Z4 इंपीडेंस है इस Z4 इंपीडेंस में करंट क्या होगी, I2 माइनस I3, कि I2 करंट I2 में से I3 करंट Z3 में चली गई, तो Z4 में जो करंट जाएगी वो होगी I2 माइनस I3 करंट होगी। तो ये हो गई अपनी जो लूप था, उस लूप के अंदर अपन ने करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर दी है, और अलग अलग इंपीडेंस के अंदर जो करंट की वैल्यू क्या होगी वो अपन ने डिसाइड कर ली है। तो अब इन लूप के अंदर अपने को क्या करना है, किरचॉफ के नियम लगाना है। तो इन फर्स्ट लूप, पहला लूप है, इस पहले लूप में किरचॉफ का नियम लगाएं, वो भी वोल्टा नियम है किरचॉफ का सेकंड नियम। तो क्या होगा, Z1 यहां से स्टार्ट करें अपन लूप में, तो Z1 में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, तो Z1 पे वोल्टेज क्या होगी, I1 Z1 प्लस, यहां से लूप में आगे आए तो आगे आने पर Z3 इंपीडेंस है, इस Z3 इंपीडेंस में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 माइनस I2, तो वोल्टेज कितनी होगी, I1 माइनस I2 इंटू Z3 इंपीडेंस है अपनी, तो I1 Z1 प्लस I1 माइनस I2 Z3। यहां से अपन चले यहां पे, तो यहां पे अपनी वोल्टेज कितनी है E, लेकिन इसके कारण से करंट इधर है और अपन जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपने पास में जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हो जाएगी माइनस का E, कुल वोल्टेज क्या होगी, 0 होगी, तो इक्वल टू 0। तो अपनी इक्वेशन बन चुकी है I1 Z1 प्लस I1 माइनस I2 Z3 माइनस E इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं I1 Z1 प्लस I1 Z3 माइनस I2 Z3, केवल मल्टीप्लाई किया मैंने, इक्वल टू E करके लिख देते हैं। तो इसी को मैं लिखूं, पहली दोनों जो टर्म है उनमें से I1 कॉमन लेकर लिख सकते हैं, तो अगर I1 कॉमन लेंगे तो I1 कॉमन लेने पर इक्वेशन बनेगी Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई में, प्लस इसको मैं लिखूं माइनस Z3 इंटू I2 प्लस I3 करंट अपने पास में यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आगे अपन देखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो उस कारण से मैं इसको कुछ ऐसा लिख लेता हूँ 0 इंटू I3, क्योंकि I3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू 0 होगी, और 0 को किसी भी इक्वेशन में जोड़े या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वल टू E। तो ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 की बात करें, कैसे बनाएं, फर्स्ट लूप में इक्वेशन लगा चुके हैं, किरचॉफ नियम लगा चुके हैं। सेकंड लूप की बात करें तो इन सेकंड लूप में वही किरचॉफ का वोल्टा नियम अप्लाई करके देखें क्या होगा। तो किरचॉफ का वोल्टा नियम यहां से स्टार्ट करें, एक नोड से लेकर घूम फिर के वापस वही आना, तो Z2 के ऊपर करंट कितनी है, I2, तो वोल्टेज कितनी होगी, Z2 I2 प्लस, आगे चलें तो आगे लूप के अंदर जो इंपीडेंस है वो है Z4, और Z4 जो इंपीडेंस है उसके ऊपर करंट की वैल्यू क्या है, I2 माइनस I3, तो Z4 तो इंपीडेंस हो गई और करंट है इस पे I2 माइनस I3। फिर आगे देखें, घूम फिर के चलना आगे, Z3 के ऊपर करंट कितनी है, I1 माइनस I2, लेकिन ध्यान रखना अपने को यहाँ पे कि Z3 में जो करंट फ्लो हो रही है I1 माइनस I2, उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ, जबकि लूप में जो करंट मानी है अपन ने उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली, मतलब नीचे से ऊपर। तो करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपने वो वोल्टेज क्या होगी, वो नेगेटिव वोल्टेज माननी पड़ेगी। तो इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, करंट की वैल्यू है I1 माइनस I2 इंटू इम्पीडेंस है Z3 इक्वल टू टोटल वोल्टेज है, कोई सोर्स लगा हुआ नहीं है तो कुल वोल्टेज है वो 0 ही है। तो इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं, Z2 I2 प्लस Z4 I2 माइनस Z4 I3 माइनस I1 Z3 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो I2Z3 इक्वल टू 0। तो कुछ कॉमन वगैरह ले लेते हैं इनमें से कि क्या कॉमन आता है। तो I1 देखें केवल इसी टर्म में है, तो ये हो जाएगा माइनस का Z3 इंटू I1 प्लस I2 की बात करें, यहाँ है I2, इसके अलावा यहाँ, तो इन तीनों से टर्म से I2 कॉमन ले, तो I2 कॉमन लेने पर क्या बनेगा, Z2 यहाँ से Z3 और यहाँ से Z4, और ये I2 जो अपन ने कॉमन लिया है। लास्ट टर्म क्या बची, माइनस का Z4 I3, तो इसको मैं लिख दूं प्लस माइनस का Z4 I3 इक्वल टू 0। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो जो सेकंड लूप था, इस सेकंड लूप के अंदर अपन ने क्या किया, किरचॉफ का वोल्टा नियम अप्लाई कर दिया है और किरचॉफ के वोल्टा नियम के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। सेम ऐसे ही जो थर्ड लूप है, तो थर्ड लूप में लगाएं इन थर्ड लूप, तो थर्ड लूप में भी वही किरचॉफ का वोल्टा नियम अप्लाई करना है। तो थर्ड लूप में किरचॉफ का वोल्टा नियम अप्लाई करें तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ये वाला लूप अपना। तो यहाँ पे इंपीडेंस है Z5 और Z5 इंपीडेंस के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, I3 करंट फ्लो हो रही है। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, I3Z5। फिर आगे चलें तो लूप के अंदर अगर आगे चलेंगे तो घूम फिर के यहाँ आएंगे तो Z4 इंपीडेंस है, उसमें करंट कितनी है, I2 माइनस I3। लेकिन फिर से यहाँ ध्यान रखना है अपने को कि Z4 के अंदर जो I2 माइनस I3 करंट है जो फ्लो हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे। लेकिन अपने लूप के अंदर अपने करंट की डायरेक्शन जो I3 है वो क्या मानी है, इस Z4 इंपीडेंस में नीचे से ऊपर। तो इसका मतलब जो वोल्टेज होगी वो नेगेटिव होगी। तो इस कारण से माइनस करंट की वैल्यू है I2 माइनस I3 इंटू Z4, इंपीडेंस हो गई इक्वल टू 0, कि टोटल है वोल्टेज है वो 0 होगी। तो I3Z5 प्लस I2 माइनस I3Z4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, I3Z5 माइनस I2Z4 और प्लस का I3Z4 इक्वल टू 0। इक्वेशन में देखें तो इन दोनों टर्म से I3 कॉमन लेकर लिख सकते हैं। I1 की टर्म देखना चाहें तो I1 इक्वेशन में कहीं नहीं आ रहा है, तो 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन को मैं लिखता हूँ 0.I1 प्लस I2 की टर्म लिखें तो I2 के लिए माइनस का Z4 I2, फिर प्लस यहाँ पे देखें I3, तो I3 के लिए क्या होगा, I3 कॉमन ले तो Z4 प्लस Z5, तो ये हो जाएगा Z4 प्लस Z5 इंटू I3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तो अपने जो एग्जाम्पल था या जो एग्जाम्पल में जो नेटवर्क यूज में लिया था, उस नेटवर्क में 3 लूप थे। तीनों लूप के अंदर अपन ने क्या किया है, किरचॉफ का जो सेकंड नियम है या वोल्टा का नियम है वो अपन ने अप्लाई कर लिया है, और इक्वेशन 1, 2, 3 ये तीनों इक्वेशन बन चुकी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन इक्वेशन को एक साथ लिख देता हूँ, क्योंकि अभी अपन आगे इन इक्वेशन को यूज करेंगे। तो अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है वो तो है I1 इंटू Z1 प्लस Z3 प्लस माइनस का Z3 I2 और प्लस 0 इंटू I3 इक्वल टू E। ये तो इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है वो है माइनस का Z3 I1 प्लस I2 वाली टर्म लिखूं तो Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 इंटू I2 प्लस I3 की टर्म देखें तो माइनस का Z4 I3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 लिख ली है। इक्वेशन 3 की बात करूं तो 0 इंटू I1 प्लस माइनस का Z4 I2 प्लस I3 वाली टर्म तो वो है अपनी Z4 प्लस Z5 I3 इक्वल टू 0। तो अपनी जो इक्वेशन 1, 2 और 3 थी, तो इन इक्वेशन 1, 2, 3 को अपन ने इस फॉर्म में लिख लिया है।
तो किरचॉफ का वोल्टा नियम या सेकंड नियम है वो अपन ने इस लूपों में, तीनों लूपों में अप्लाई किया है और तीनों लूप में अप्लाई करने के बाद में ये तीन इक्वेशन अपने को मिल चुकी है। अब इन तीनों इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं, एक जेड मैट्रिक्स या प्रतिबाधा मैट्रिक्स उसकी फॉर्म में और लिख सकते हैं। तो मैं इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में और लिखूं तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं। तो पहले राइट हैंड साइड को लिख लूं तो राइट हैंड साइड में देखो E00, तो E00 क्या होगी, एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। तो इसको मैं लिखूं E00, ये हो गई है कि कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू जेड कंपोनेंट के रूप में लिखूं तो जेड कंपोनेंट के रूप में लिखूंगा तो मेरे पास में इक्वेशन बनेगी Z1 प्लस Z3, सेकेंड कंपोनेंट है -Z3, थर्ड कंपोनेंट है 0। सेकेंड में देखें तो कंपोनेंट है पहला -Z3, सेकेंड कंपोनेंट है Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और जो इसका थर्ड कंपोनेंट है वो है -Z4। सेम ऐसे ही थर्ड इक्वेशन के लिए देखें तो पहला कंपोनेंट 0, सेकेंड कंपोनेंट देखें -Z4 और थर्ड कंपोनेंट देखें Z4 प्लस Z5। तो एक ये 3/3 की मैट्रिक्स हो गई। ये 3/3 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी एक करंट मैट्रिक्स से और करंट मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम मैट्रिक्स होगी जो कि अपन लिख सकते हैं I1 I2 I3। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इस मैट्रिक्स फॉर्म को अपन नाम इक्वेशन नंबर 4। तो जो पहली तीन इक्वेशन थी 1 2 3, इन्हीं तीनों इक्वेशन को अपन ने क्या किया है, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर अप्लाई किया है, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इनको लिख दिया है। अब अपन देखें तो इस इक्वेशन नंबर 4 में या जो अपन ने मैट्रिक्स फॉर्म लिखी है उसके अंदर एक ये 3/3 की मैट्रिक्स बन रही है। इस 3/3 की मैट्रिक्स को अपन कहते हैं इम्पीडेंस मैट्रिक्स, प्रतिबाधा मैट्रिक्स, जिसको अपन लिख सकते हैं जेड मैट्रिक्स। तो जेड मैट्रिक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z3 माइनस का Z3 0 माइनस Z3, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस का Z4 0 माइनस Z4 और ये Z4 प्लस Z5। तो ये अपनी कहलाती है इम्पीडेंस मैट्रिक्स, प्रतिबाधा मैट्रिक्स, जो कि अपने इस वाले एग्जाम्पल के लिए अगर कंडीशन चेंज होती है, मतलब इम्पीडेंस की वैल्यू चेंज होती है और कोई नई इम्पीडेंस आती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी अपने पास में जो इम्पीडेंस मैट्रिक्स है वो चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे ये हो गई अपनी इम्पीडेंस मैट्रिक्स। अब इस इम्पीडेंस मैट्रिक्स में जो 9 कंपोनेंट है वो 9 कंपोनेंट अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन सा कंपोनेंट किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा वो अपन देखते हैं। तो इसके लिए मैं इसको कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जो जेड मैट्रिक्स है उसको मैं कंपोनेंट वैल्यू में लिखूं तो Z11, Z12, Z13, 3/3 की एक मैट्रिक्स बनानी है अपने को। Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33। तो ये अपनी हो गई। अब इस जेड मैट्रिक्स में जो ये 9 कंपोनेंट है, ये 9 कंपोनेंट क्या क्या है वो चीज़ अपने को देखनी है। तो इसके अंदर अगर अपन देखें कि जो अपना पहला कंपोनेंट है Z11 और Z11 जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, तो Z11 कंपोनेंट की वैल्यू है Z1 प्लस Z3। अब ये है क्या, तो ये कहलाएगा अपना जो नेटवर्क के अंदर पहला लूप था उस पहले लूप की प्रतिबाधा। तो इसको अपन लिख सकते हैं इम्पीडेंस ऑफ फर्स्ट लूप। जो पहला लूप है उस पहले लूप की जो प्रतिबाधा होगी वो होगी Z11 कंपोनेंट के बराबर, जिसकी वैल्यू होगी Z1 प्लस Z3। सेम टू सेम ऐसे ही Z22, तो Z22 उसकी वैल्यू है Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। तो ये होगी सेकेंड लूप की प्रतिबाधा, इम्पीडेंस ऑफ सेकेंड लूप। सिमिलरली Z33, तो Z33 जो कंपोनेंट है मैट्रिक्स में, जो इम्पीडेंस मैट्रिक्स है उसमें देख सकते हैं Z4 प्लस Z5। तो ये हो गई Z4 प्लस Z5।
तो ये क्या है, इम्पीडेंस ऑफ थर्ड लूप, मतलब थर्ड लूप की प्रतिबाधा, तीसरे लूप की प्रतिबाधा Z33। तो इन 9 में से जो विकर्ण वाले कंपोनेंट है Z11, Z22 और Z33 जो डायगोनल कंपोनेंट है उनको तो अपन ने लिख लिया कि फर्स्ट लूप, सेकंड लूप और थर्ड लूप की प्रतिबाधाएं हैं। अब बाकी के जो 6 कंपोनेंट है उन 6 कंपोनेंट की बात करें तो जैसे ये वाला कंपोनेंट है Z12 ये वाला कंपोनेंट, अगर और देखें Z21 तो Z12 और Z21 दोनों कंपोनेंट को अपन देखें तो -Z3 और -Z3 मतलब दोनों सेम है। तो अपन लिख सकते हैं Z12 इक्वल टू Z21 और इनकी वैल्यू क्या है, माइनस का Z3। ये क्या होंगे, तो ये जो दोनों कंपोनेंट है तो वो यहाँ पे आ रहा है 1 2 या 2 1, तो इनको अपन बोलेंगे पहले व दूसरे लूप की अन्योन्य प्रतिबाधा, मतलब म्यूचुअल इंपीडेंस, ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लूप, पहले व दूसरे लूप की अन्योन्य प्रतिबाधा। सेम ऐसे ही कंपोनेंट देखें अपन Z23 Z32 और Z32, तो Z23 माइनस का Z4 है, Z32 माइनस का Z4 दोनों सेम है, माइनस का Z4, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड व थर्ड लूप की अन्योन्य प्रतिबाधा, म्यूचुअल इंपीडेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड लूप, सेकंड और थर्ड लूप की अन्योन्य प्रतिबाधा। अब बचे बाकी के 2 कंपोनेंट और, तो जो बच रहे हैं अपने पास में Z13 और Z31, तो अपन देख सकते हैं Z13 0 है, Z31 भी क्या है 0, तो Z13 इक्वल टू Z31 इक्वल टू 0, तो ये क्या है अन्योन्य प्रतिबाधा, और कौन से लूप की, फर्स्ट और थर्ड लूप की, तो म्यूचुअल इंपीडेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड लूप, पहले और तीसरे लूप की अन्योन्य प्रतिबाधा। तो ये हो गई अपने पास में कि जो अपना मैट्रिक्स फॉर्म लिखा था उसमें जो जेड मैट्रिक्स है, इस जेड मैट्रिक्स जो 3x3 की जेड मैट्रिक्स थी उसके जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को अपन क्या क्या नाम देंगे। तो कुल मिला के जो अपनी इक्वेशन 4 है, तो इक्वेशन फॉर्म कुछ इस फॉर्म में हो चुकी है कि ई मैट्रिक्स इक्वल टू जेड मैट्रिक्स इंटू आई मैट्रिक्स। सेम वही ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू आई आर, तो V वोल्टेज मतलब ई मैट्रिक्स है, I करंट तो आई मैट्रिक्स है, R प्रतिरोध या प्रतिबाधा तो यहाँ पे जेड मैट्रिक्स के रूप में है। तो अपन जो इक्वेशन 4 है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में ये वाला लिख सकते हैं। इसके अंदर जैसी अपनी सिचुएशन होगी, जैसा नेटवर्क होगा या जैसे लूप बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ये जो मैट्रिक्स है वो चेंज होती जाएगी, लेकिन एक कॉमन वे में या ओम के नियम के आधार पर अपन इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। तो अपन देखें कि अगर मान लो मेरे पास में नेटवर्क है, उस नेटवर्क में नंबर ऑफ ब्रांच वो अगर B से रिप्रेजेंट करूं, नंबर ऑफ नोड N से रिप्रेजेंट करूं, तो यहां नंबर ऑफ इक्वेशंस जो बनेगी, नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं B माइनस N प्लस 1 के द्वारा। कि अगर नेटवर्क के अंदर B शाखाएं हैं, N संधि बिंदु है, तो उस स्थिति में जो नंबर ऑफ इक्वेशन होगी वो होगी B माइनस N प्लस 1। अपने वाले एग्जाम्पल में देखें तो अपने वाले एग्जाम्पल में जो अपन ने सर्किट बनाया था, नेटवर्क बनाया था, उसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांच 5 है, नंबर ऑफ नोड 3 है, तो 5 माइनस 3 प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 6 और 3 माइनस होगा तो 3, तो नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगी 3, जो कि अपन देख चुके हैं कि अपने वाले एग्जाम्पल में जो नंबर ऑफ इक्वेशन थी वो 3 है। अब इन तीनों इक्वेशन को अपन सोल्व कर सकते हैं और सोल्व करके जो I1, I2, I3 जो अननोन क्वांटिटी है उनकी वैल्यू अपन आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि E
जो सोर्स है उसकी वोल्टेज अपने को ऑलरेडी पता होगी, और जो नेटवर्क के अंदर या जो सर्किट के अंदर जो इम्पीडेंस लगी हुई है वो वैल्यू भी अपने को पता होगी। तो उस स्थिति में तीनों इक्वेशन को सोल्व करके I1, I2, I3 की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अब इक्वेशन सोल्व करना कुछ भी तरीका हो सकता है, कैसा भी। यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म बन रही है तो इक्वेशन सोल्व करने का एक मैट्रिक्स फॉर्म तरीका भी है जो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैट्रिक्स फॉर्म के रूप में अपन देखें तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो जेड मैट्रिक्स है इस जेड मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जेड मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो जेड मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसको अपन डेल्टा जेड, हाँ, तो ये बनेगा अपने पास में जो कंपोनेंट है Z11, Z12, Z13, इनकी वैल्यू लिख रहे हैं अपन। तो वो वैल्यू होगी Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 0 माइनस Z3, ये अपना जो Z22 कंपोनेंट है वो है अपना Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, और जो थर्ड कंपोनेंट है माइनस का Z4, ये 0 माइनस Z4 और Z4 प्लस Z5। तो ये अपनी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। तो डेल्टा जेड वैल्यू है Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 0 माइनस Z3, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4 0 माइनस Z4, Z4 प्लस Z5। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं जो अपना सिंपल सा तरीका है। डेल्टा जेड इक्वल टू Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई होगा, तो इस रो और इस कॉलम और इस रो को छोड़ देते हैं अपन। तो Z1 प्लस Z3, तो Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 मल्टीप्लाई बाई Z4 प्लस Z5 माइनस Z4 प्लस का Z4 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का Z3, इस कॉलम और इस रो को छोड़ते हैं तो ये बनेगा माइनस का Z3 इंटू Z4 प्लस Z5, ये मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 0 और अगली टर्म प्लस का 0 से मल्टीप्लाई होगी, सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन बन गई। इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा जेड इक्वल टू क्या बनेगा, Z1 अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 Z4 प्लस Z3 को मल्टीप्लाई करूँगा Z3 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z3 Z4, ये मल्टीप्लाई होगा Z4 प्लस Z5 से, माइनस Z4 स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई होगा Z1 प्लस Z3 से। फिर आगे देखें, माइनस ऑलरेडी है, माइनस Z3 प्लस का Z3 स्क्वायर बनेगा, तो प्लस का Z3 स्क्वायर इंटू Z4 प्लस Z5, और आगे 0 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इक्वेशन में। तो अपन देखें जो अपनी फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म दोनों से Z4 प्लस Z5 कॉमन आता है, तो कॉमन लेकर लिखें डेल्टा जेड बराबर, अगर Z4 प्लस Z5 कॉमन ले लेता हूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ये तीनों टर्म लिख चुके हैं। प्लस ये जो दोनों टर्म हैं इनसे मैं Z4 कॉमन लेता हुआ लिख दूँ Z1 प्लस Z3, और लास्ट टर्म बची है प्लस का Z3 स्क्वायर, ये हो गया। इस पूरे से अपन कॉमन क्या ले रहे हैं, Z4 प्लस Z5 कॉमन ले लेंगे तो वहां से आ जाएगा माइनस का Z3 स्क्वायर, ये, और कॉमन लिया अपन ने Z4 प्लस Z5, और जो बीच में बची हुई टर्म है माइनस का Z4 स्क्वायर Z1 प्लस Z3। तो ये वाली अपने पास में इक्वेशन बन चुकी है। तो यहाँ से देखें Z3 स्क्वायर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बचेगी, डेल्टा जेड बराबर Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, इसको मल्टीप्लाई करके मैं Z4 प्लस Z5 से लिख सकता हूँ। फिर प्लस ये वाली इक्वेशन देखें अपन, Z4 Z1 प्लस Z3 Z4 प्लस Z5, ये हो गया, माइनस का Z4 स्क्वायर Z1 प्लस Z3। तो पहली टर्म तो ऐसा कैसा लिख देते हैं,
Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 मल्टीप्लाई बाई Z4 प्लस Z5 प्लस Z4 को इनसे मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये इक्वेशन बनेगी Z4 स्क्वायर प्लस Z4 Z5, ये मल्टीप्लाई होगा Z1 प्लस Z3 से। आगे लास्ट टर्म में माइनस का Z4 स्क्वायर Z1 प्लस Z3। अपन देख सकते हैं इन दोनों टर्म में से जो लास्ट की दोनों टर्म है Z1 प्लस Z3 कॉमन आ सकता है। तो पहली टर्म तो ऐसा कैसा, डेल्टा Z बराबर Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 मल्टीप्लाई बाई Z4 प्लस Z5 प्लस Z1 प्लस Z3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा अपने पास में Z4 स्क्वायर प्लस Z4 Z5 और यहाँ से माइनस का Z4 स्क्वायर जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो अपने पास में डेल्टा Z मतलब Z मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो Z मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या बनेगा, डेल्टा Z बराबर Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 मल्टीप्लाई बाई Z4 प्लस Z5 प्लस ये बन जाएगा Z1 प्लस Z3 और मल्टीप्लाई बाई Z4 Z5। तो ये तो हो गया अपना Z मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो कि अपन आसानी से सोल्व करते हुए निकाल सकते हैं। अब क्या करें, अपनी जो Z मैट्रिक्स है उस Z मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करें, तो अगर मैं Z मैट्रिक्स के पहले कॉलम को E मैट्रिक्स के कॉलम से रिप्लेस कर देता हूं। क्या कर रहे हैं कि Z मैट्रिक्स के पहले कॉलम को E मैट्रिक्स, और E मैट्रिक्स कौन सी थी अपनी, जो E मैट्रिक्स लिखी है अपन ने अपने इस केस में वो आई है E00। तो अगर Z मैट्रिक्स के पहले कॉलम को इस E मैट्रिक्स के कॉलम से रिप्लेस कर दूं और रिप्लेस करके उसको सारणी का मान जो है उसको मैं नाम दे दूं डेल्टा 1। पहले कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं तो डेल्टा 1 क्या लिखा जाएगा, E00 जो पहला है कॉलम उसको रिप्लेस कर दिया E00। सेकेंड और थर्ड ऐसा कैसा, माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और माइनस Z4, थर्ड कॉलम है 0 माइनस Z4 और Z4 प्लस Z5। तो अगर रिप्लेस करके इसको मैं डेल्टा 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, अगर ऐसा करते हैं तो जो I1 करंट है वो I1 करंट लिखी जाएगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z के द्वारा। I1 करंट होगी वो होगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z, जहां डेल्टा 1 क्या है, Z मैट्रिक्स के पहले कॉलम को E मैट्रिक्स से रिप्लेस करने पर बनने वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और डेल्टा Z मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। सिमिलरली I2 लिख सकते हैं तो I2 होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z। डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 Z मैट्रिक्स के इस सेकंड कॉलम को इस E मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे तो बनने वाला जो मैट्रिक्स हो गया उसका डिटरमिनेंट होगा वो डेल्टा 2 और डेल्टा Z अपनी Z मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ऐसे ही I3 करंट क्या होगी, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा Z। डेल्टा 3 Z मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम को, इस वाले थर्ड कॉलम को इस E मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दें तो रिप्लेस करने पर जो बनने वाली मैट्रिक्स का होगा डिटरमिनेंट वो कहलाएगा डेल्टा 3, और डेल्टा Z अपना Z मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो है। तो अपनी जो करंट की वैल्यू है I1 I2 I3 वो अपन इन डिटरमिनेंट की सहायता से या जो मैट्रिक्स मेथड है उसकी सहायता से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक जनरल फॉर्म में लिख दूं, इन जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में क्या होगा, IR को मैं लिख सकता हूं डेल्टा R अपॉन डेल्टा Z। IR कोई भी R वाला लूप है, उस R वाले लूप में जो करंट होगी वो करंट क्या होगी, डेल्टा R अपॉन डेल्टा Z। डेल्टा R उस प्रतिबाधा मैट्रिक्स के उस कॉलम को क्या करेंगे, E मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो E मैट्रिक्स से रिप्लेस करने पर जो बनेगी मैट्रिक्स वही क्या कहलाएगी, डेल्टा R। तो ये होगा अपना एक जनरल फॉर्म के अंदर करंट की वैल्यू को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।